बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और पढ़ाई में भी दिल लगा रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे और खूब मेहनत में लगे हुए होंगे, अपने वक्त को भी एक मस्बत अंदाज में यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। वक्त तो बहुत सारा होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करना और उसको सही अंदाज में इस्तेमाल करना और अपना एक निज़ामुल औक़ात बनाना, इस वक्त मैंने ये करना है, इस वक्त ये करना है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, दिन गुजर जाते हैं, महीने, साल, ज़िंदगी आदमी की गुजर जाती है। तो निज़ामुल औक़ात बनाना, इस वक्त मेरा जो है वो पढ़ाई का वक्त है, ये सोने का है, ये खाने का है और ये मेरा इबादत का है, ये अल्लाह की तरफ रुजू करने का है, ये जो है खिदमत का है, ये सीखने सिखाने का है और ये अपना जो वक्त है ना, ये हमारा एक चलिए खेल का है, ये सब आराम का है, ये लोगों से बात करने का है। तो हमारा एक निज़ामुल औक़ात होगा तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। अगर हमारा निज़ामुल औक़ात नहीं बना होगा, कोई टाइम टेबल नहीं बना होगा, तो चीज़ें हमारी जो हैं वो रहती चली जाएंगी। तो इसलिए निज़ामुल औक़ात बनाना चाहिए। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल, सारी चीज़ें हमारी पूरी होनी चाहिए। और अल्लाह और दूसरा ये है कि आदमी जो चाहता है वो जब पूरा होता, किसी के हमारे चाहने से नहीं होता। हम जब कोई चीज़ सोचते हैं, ये भी अल्लाह की तौफ़ीक से है, हम चाहते हैं कि हम इस पर आ जाएं, तो उसके लिए हमें अल्लाह से मांगना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ये आपकी तौफ़ीक से मैंने सोचा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए आसान कर दे। जब अल्लाह पाक आसान कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं अल्लाह की तरफ से फ़ैसला नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को अल्लाह से कबूल करवाना पड़ा कि अल्लाह हमारे लिए तो आसान कर दे, अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फरमाए, तो अल्लाह पाक आसान कर दे। ज़िंदगी को बेहतरीन सूरत में गुजारना चाहिए, ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज में गुजारना चाहिए, खूबसूरत आमाल के साथ ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 अमाल रोज़ किए। हर आदमी को, मर्द हो औरत हो, उनको 4 अमाल पे डाला रोज़ाना। सहाबा के घरों में मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, 4 अमाल रोज़ करते थे। एक रोज़ाना अल्लाह की बड़ाई को, अज़मत को बयान करना, आखिरत की ज़िंदगी को बयान करना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले अमाल जो दीन हैं, इनमें कामयाबी को बयान करना, यकीन की दावत देते। हर आदमी यकीन के बोलों को बोलता था, अल्लाह से होने का यकीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले आमाल में कामयाबी का यकीन, आखिरत की ज़िंदगी का यकीन, इसको बोलता था। और आपस में हुजूर वाली ज़िंदगी को सीखते थे और सिखाते थे। हुजूर ने नमाज कैसे पढ़ी इसको सीखना, कुरान को सीखना, दुआओं को सीखना, अखलाक को सीखना, तो सीखने सिखाने में एक अमल रोज़ का ये। और तीसरा इबादत के अंदर नमाज़ों में, दुआओं में, ज़िक्र में, तौबा इस्तिग़फ़ार में अपनी ज़िंदगी यानी रोज़ाना का एक वक्त उसमें लगता। और चौथा जो था वो खिदमत के अंदर, अखलाकियात के अंदर, लोगों के काम आना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना, लोगों के कामों के अंदर उनकी मावनत करना, अच्छे अखलाक का जो है मुज़ाहिरा करना, सलाम कर देना, ये भी अखलाक, ये भी खिदमत है। किसी को सलाम करना, सलाम का जवाब देना, बीमारों की आदत करना, किसी की खैरियत मालूम करना, किसी से खंदा पेशानी से मिलना, अच्छे मुस्कुरा के मिलना, ये भी सदका है। मुस्कुरा के मिलना, खंदा पेशानी से मिलना, हौसला अफजाई करना, ये खिदमत के काम है सारे। बड़ों की खिदमत करना, घर वालों की खिदमत करना, वालदैन की खिदमत करना, अच्छी तरह उनसे पेश आना, उनका अदब करना, ये सारी चीज़ें हर आदमी करता है, मर्द हैं, औरत हैं, बच्चे। ये 4 अमाल जो रोज़ करेगा, अल्लाह उसको बुलंदियों पे पहुँचाते चले, दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी आला मकाम उसको अता फरमाएंगे। तो 4 अमाल रोज़ करने चाहिए। आदमी ईमान की तरक्की पे पहुँचेगा, इबादत की तरक्की पे पहुँचेगा, अखलाकियात की तरक्की पे पहुँचेगा, इल्म की तरक्की पे पहुँचेगा, अल्लाह से ताल्लुक़ की तरक्की पे पहुँचेगा। हमें इसका ख्याल करना चाहिए। बहर अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ अता फरमा दें इसकी। अच्छा जी, शुरू करते हैं लेक्चर अपना।
हमारा जो लेक्चर है इसमें एक चीज़ ठीक है ठीक है ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम कर रहे थे, एक लेक्चर हमने किया था, दूसरा लेक्चर हमें करना है। तो जो लेक्चर नंबर है हमारा वो 14 है। 12 लेक्चर हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के किए हैं, बाकी लेक्चर हम मास के करेंगे, फिर आगे कुछ लेक्चर हैं। तो 13वां लेक्चर हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर था। आज हमारा 14 लेक्चर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का सेकंड लेक्चर है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमने स्टार्ट की थी, ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। इसमें हमने इसका जो यानी हमारे 6 यूनिट पहले हो गए, 7वां यूनिट चल रहा है। 7वें हर यूनिट में 2 लेक्चर होते हैं, तो 7वां यूनिट है। तो 13वां लेक्चर हमने कर लिया और 14वां लेक्चर अब हम कर रहे हैं। तो ये हमारा 7वां यूनिट है, प्रीवियस क्लासिकल मेथड्स एंड लेटेस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स फॉर स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन। ये हमारा 7वें यूनिट का 13वां लेक्चर था। आज हम 7वें यूनिट का 14वां लेक्चर, हिस्ट्री मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम करने जा रहे हैं। दिस इज द 14 lecture 14th lecture 7th unit, history mass spectrometry and its application। ये हमारा टॉपिक है। हिस्ट्री देखेंगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। देखते हैं जनाब इसको, हिस्ट्री ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास हिस्ट्री ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, दिस इज द मास स्पेक्ट्रोमीटर, वेरी ओल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा सा मास स्पेक्ट्रोमीटर है, यकीनन आज के दौर पे नहीं, इट इज़ वेरी old version, is very huge machine which was used previously for the purpose of mass spectrometry. It's a very old version. What is the development in mass spectrometry and what is the history of mass spectrometry? This is the pre-MS, यानी ये सारा मास स्पेक्ट्रोमीट्री, मास स्पेक्ट्रोमीटर से पहले क्या डेवलपमेंट हुई कि हम मास स्पेक्ट्रोमीटर तक पहुंचे। बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। कोई भी काम के अंदर कोई एक आदमी का काम नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, और फिर एट द एंड यकीनन कोई आदमी काम करता है और फिर वो चीज़ अचीव कर लेता है। तो उससे पहले भी जो इतने सारे लोग काम करते हैं, यकीनन उन सब का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। एक आदमी बीज लगा रहा है, फिर जनाब एक आदमी उसको पानी दे रहा है, और एक आदमी उसको जो है वो देखभाल कर रहा है, फिर फसल तैयार हो गई और फिर उसमें फल लगा तो एक आदमी फल तोड़ रहा है। तो ये सारा कारनामा फल तोड़ने वाले का नहीं है, बल्कि ये सारा कारनामा तो बहुत सारे लोगों का है, आखिर में एक आदमी नजर आ रहा है। तो ऐसे ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर तक पहुंचे। तो ये जो हमारा साइंटिफिक पीरियड है, शुरू हुआ तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रोटॉन एक मासिव पार्टिकल है। जब हम मास की बात करते हैं तो मास कहाँ से आता है जी? प्रोटॉन से आता है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन से डिस्कवरी शुरू हुई, इसकी प्रोटॉन से स्टार्ट हुआ। Goldstein was the scientist in 1886 discovered anode rays for discharge tube experiment। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा। एनोड रेस क्या है? दे आर द प्रोटॉन्स। तो पॉजिटिव रेस थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई कि इट वाज द मासिव पार्टिकल। गोल्डस्टीन ने काम किया और साइंटिस्ट ने काम किया इन 18 ड्यूरिंग 1886। फिर जे थॉमसन, जिसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया एंड डिटरमाइन इट्स मास ओवर चार्ज रेशियो। मास की बात आ गई, मास ओवर चार्ज रेशियो भी देखी। और नोबेल प्राइज, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1906, जे थॉमसन ने, ड्यूरिंग 1897। 1898, W. Wine analyzed the anode rays by magnetic deflection and established that they carry a positive charge। एनोड रेस पे काम किया, जो गोल्डस्टीन ने बताया था, एनोड रेस पे काम किया और उसने उसका मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन देखा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारा, उसने देखा कि डिफ्लेक्ट हो गई, नेगेटिव साइड पे चली गई मैग्नेटिक फील्ड में।
तो उनमें डेविएशन हुआ उनके पाथ के अंदर, तो उसने इस्टेब्लिश किया कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से दूर हो गई, नेगेटिव के करीब हो गई, तो दे हैव पॉजिटिव चार्ज। और इसने और बहुत सारी वर्किंग की, तो ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1911। उसके बाद R.A. Millikan in 1909 और H. Fletcher determined the elementary unit of charge। इन्होंने काम किया। In 19th century, 1912, 20, 20th century, 1912, first mass spectrometer was constructed by J.J. Thomson। J.J. Thomson ने पहला मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाने की कोशिश की during 1912। Electron ionization source and magnetic sector MS by A.J. Dempster। जब मास स्पेक्ट्रोमीटर बना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन सोर्स पे जो काम किया कि इसको आयनाइजेशन कैसे की जाए, उसकी सोर्स क्या हो, उस पे जो काम किया, और मैग्नेटिक सेक्टर कौन सा हो, यानी एनालाइजर कैसे होना चाहिए एमएस का, मास स्पेक्ट्रोमीटर का, A.J. Dempster ड्यूरिंग 1918 इसने काम किया। फिर फर्दर डेवलपमेंट 1919 F.W. Ascon developed first mass spectrometer with velocity focusing, यानी स्पीड क्या है, उसकी डायरेक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ों को देखा, एनालाइज किया पार्टिकल्स को, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1922। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने नोबेल प्राइज भी वन किया। During 1934, R. Conrad applied mass spectrometry to organic compound. Application of mass spectrometer to organic compound, R. Conrad in 1934. In 1942, first commercial instrument commercialize किया गया कि जी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा इस काबिल है कि बहुत सारे काम कर सकता है, इसके रिजल्ट्स अथेंटिक हैं, तो ड्यूरिंग 1942 उसको कमर्शलाइज किया गया। ड्यूरिंग 1945, J.A. Hapley and E.U. Condon first recognized the metastabilizing peaks। क्योंकि हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से मास स्पेक्ट्रम आता है, उस मास स्पेक्ट्रम से बहुत सारे उसमें पीक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक पीक होती है मेटास्टेबलाइन पीक, जो बहुत रेयर होती है, बहुत कम आप रिकग्नाइज कर सकते हैं इन द मास स्पेक्ट्रम। तो और बहुत ब्रॉड सी पीक होती है, इसको रिकग्नाइज किया हैप्ले और कॉन्डन ने कि ये कौन सी पीक्स आ रही है, ये कैसे आती है मेटास्टेबलाइन पीक, ये कैसे आती है, क्यों आती है, कब आती है, क्या होती है, इससे क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही हैं। तो इस पे फोकस किया कि व्हाट इज दिस मेटास्टेबलाइन पीक ड्यूरिंग 1945। During 1948, A.E. Cambron and D.F. Eggers designed linear time of flight LTOF mass spectrometer। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, दिस इज द एनालाइजर, दिस द टाइप ऑफ एनालाइजर। हमारा जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आयनाइजेशन चैम्बर है, एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं, एनालाइजर है, डिटेक्टर है, रिकॉर्डर है। तो ये जो एनालाइजर है ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो इसमें सिंगल फोकसिंग एनालाइजर है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, डबल फोकसिंग एनालाइजर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं पार्टिकल्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से गुजरते हैं। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट भी एक एनालाइजर है जिसके अंदर कोई फील्ड नहीं होती और फ्री होते हैं, फ्री पाथ होता है फॉर द पार्टिकल्स। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर इसने डिजाइन किया LTOF, जो अमूमन माल्डी इंस्ट्रूमेंट्स में लगते हैं। माल्डी इज द टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, और ये प्रोटीन्स के लिए और मैक्रोमोलिक्यूल्स के एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। फिर ड्यूरिंग 1952, E.G. जॉनसन एंड AOC नायर
डेवलप डबल फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो डबल फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये डबल फोकसिंग मैंने बताया, दिस इज द टाइप ऑफ एनालाइजर जो मास स्पेक्ट्रोमीटर में मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, डबल फोकसिंग एनालाइजर। तो मास, सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको मॉलिक्यूलर मास बताएगा, लेकिन अगर आप एनालाइजर बहुत ज़्यादा उसमें सेंसिटिव कर देंगे और बहुत ज़्यादा एडवांस कर देंगे तो फिर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलेगा। तो ड्यूरिंग 1952 मॉलिक्यूलर फार्मूला तक अप्रोच हुई, डबल फोकसिंग एनालाइजर भी इन्होंने फॉर्म किया। During 1953 quadrupole analyzer, ये जो quadrupole analyzer है ये डिस्कवर हुआ, और एंड द आइन ट्रैप भी एक एनालाइजर है जो आइन को ट्रैप करता है और एनालाइज करता है कि कौन सा आइन है, और क्वाड्रोपोल एनालाइजर है ये भी, क्वाड्रोपोल एनालाइजर ये भी आइंस को डिटरमाइन करता है। और बाय डब्ल्यू पॉल एंड एच.एस. स्टीन वेदो, ये साइंटिस्ट हैं और दे गॉट नोबेल प्राइज टू डब्ल्यू पॉल इन 1989। बहुत देर से मिला लेकिन मिल गया, काम किया था तो मिल ही गया। तो जब काम होता है तो कुछ ना कुछ आगे उसको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट GCMS। अब मास की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे GCMS एक टेक्निक है मास की, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लो पोलर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय 1956, और ड्यूरिंग 1966 FH फील्ड डिस्कवर्ड केमिकल आयनाइजेशन। एक चीज में इसमें देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट GCMS ड्यूरिंग 1966 FH फील्ड डिस्कवर्ड केमिकल आयनाइजेशन। ये भी एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही की एक और केमिकल आयनाइजेशन के लिहाज से एक और एडवांस टेक्निक है, क्योंकि जब हम आयनाइजेशन चैम्बर लगाते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर तो मुख्तलिफ तरह से आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन चैम्बर को जैसे एनालाइजर हम चेंज कर देते हैं, ऐसे आयनाइजेशन चैम्बर को भी हम चेंज कर सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ फील्ड जनरेट होती हैं। तो केमिकल आयनाइजेशन ये भी एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमीटर की, जो केमिकली आप आयनाइज करते हैं अपने सैंपल को। इसी तरह H.D. Beck during 1969 demonstrated field desorption mass spectrometry। ये भी एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, suitable for some compounds for the ionization। Similarly, first LCMS liquid chromatography mass spectrometry, यानी आपने HPLC के साथ समझ लें आपने लगा दिया मास स्पेक्ट्रोमीटर को, सेपरेशन भी हो रही है क्रोमेटोग्राफी के जरिए से, और जो कंपाउंड आपका आ रहा है वो उसका मास स्पेक्ट्रम भी आ रहा है, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर में जा रहा है, उसका मास स्पेक्ट्रम भी आ रहा है। तो LCMS भी एक इंस्ट्रूमेंट्स है, और ड्यूरिंग 1974 ये कंस्ट्रक्टेड एंड अप्लाइड यूटिलाइज्ड। During 1974, A.G. Marshall developed FTICR, Fourier transform integrated coupled plasma mass spectrometry, discovered and utilized and applied. दूसरा, during 1976 B.T. Chat introduced plasma desorption source। प्लाज्मा डिजॉर्प्शन सोर्स माल्टी में इस्तेमाल होती है, जहाँ पे आप डिजॉर्प्शन के जरिए से आयनाइजेशन करें। इसी तरह ड्यूरिंग 1980 E. Taylor demonstrated inductively coupled plasma mass spectrometry ICP-MS। बहुत एडवांस टेक्निक है कि जो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इस्तेमाल करते हैं
जिसके ज़रिए से आइन जो हमारे होते हैं उनको हम डिस्कवर करते हैं, उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, उसका भी एडवांस जो है वो ICP-MS है, जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट मेटल्स की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, ICP-MS. During 1981, A.H. Taylor described मास एटॉम बम्बार्डमेंट, फैब सोर्स, ये भी एक टेक्निक है मास की जिसमें आयनाइजेशन सोर्स डिफरेंट होती है, तो ये डिस्कवर्ड हुई ड्यूरिंग 1981. During 1987, T. Tanaka discovered matrix assisted laser desorption ionization, जिसकी मैं बात कर रहा था माल्डी की. तो माल्डी जो डिस्कवर्ड हुई ये ड्यूरिंग 1987 डिस्कवर्ड हुई, और इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, और ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2002. बहुत एडवांस टेक्निक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स इसमें, और हम इसके अंदर जो है जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, और मुख्तलिफ पर्पस के लिए माल्डी इस्तेमाल होती है. इसके अंदर एनालाइजर जो है वो टॉप इस्तेमाल होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, टाइम ऑफ लाइट. और ये जो हम देख रहे थे डिजॉर्प्शन मेथड, प्लाज्मा डिजॉर्प्शन, और ये आयनाइजेशन सोर्स और लेज़र मुख्तलिफ केस में इस्तेमाल होते हैं आयनाइजेशन सोर्स के लिए. ड्यूरिंग 1988, जे फैन developed electrospinalization, ESI. This is also very advanced technique. Polymers को हम डिटरमाइन करने के लिए उनके मोनोमर्स क्या हैं, तो पोलीमर जो हैं उनमें डिटर्मिनेशन के लिए ESI यूजुअली यूज होती है, प्रोटीन्स के लिए इस्तेमाल होती है. ही गॉट नोबेल प्राइज इन 2002. तो दो नोबेल प्राइज 2002 के अंदर गए मास स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड. एक ये जो है पी टैनेका, दूसरा ये जे फैन, दोनों के दोनों मास स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड थे. इसी तरह ड्यूरिंग 1990 प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंजेस, क्योंकि कन्फर्मेशन हमें पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो रोटेशन होती हैं इन स्पेस, और जो 3D स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं बाय द रोटेशन. कन्फर्मेशन एनालिसिस आपने पढ़ा होगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन. ऐसे प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे कायरल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो रही होती हैं. तो कन्फर्मेशन चेंजेस को देखने के लिए हम ESIMS इस्तेमाल करते हैं. बाय डोनाल्ड एफ हर्न इन्होंने काम किया ESIMS के अंदर और प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंजेस को एनालाइज किया. ड्यूरिंग 1999, नैनो स्ट्रक्चर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन बाय एफ हिलेनकैम्प. नैनो स्ट्रक्चर्स, नैनो केमिस्ट्री बहुत लेटेस्ट केमिस्ट्री है, उस पर बहुत काम हुआ और हो रहा है. तो ये टेक्निक जो मास की है वो अप्लाई की गई नैनो स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो इसमें नैनो स्ट्रक्चर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन हिलेनकैम्प ने काम किया. ड्यूरिंग 2004, डिसॉर्प्शन इलेक्ट्रोस्प्राइनाइजेशन डिसाइड. 2004 electron transfer dissociation ETD. During 2005, direct analysis in real time, time management, इसको हम डार्ट कहते हैं, DART. मुख्तलिफ एंगल से काम किया गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री के. अब अगर हम यहाँ देखें तो नोबेल प्राइज की एक बहुत बड़ी रेंज है इन विच इज़ रिलेटेड टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लोगों ने जो काम किया है. तो 1906 में जे थॉमसन, मास ओवर चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1911 W. Vine, anode rays have positive charge. In 1922, F. Austin, isotopes, first MS with velocity focusing. In 1982, Damert, W. Paul, quadrupole ion trap. 1992, R.A. Marcos, R.R. Kame theory of UD molecular dissociation. 1996, Searle, Grotto and Smiley. फुलरीन असल में नैनो ट्यूब्स होती हैं, यूज मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑन नैनो ट्यूब्स.
2002 JFAN, electrospinalization of biomolecules, and 2002 K10 laser desorption ionization of biomolecules. ये बहुत सारे तकरीबन ये 3 और 3 से 8 तो मैंने निकाले नोबेल प्राइज रिलेटेड टू मास स्पेक्ट्रम। लेटेस्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिस्कवर होते चले गए, जो रिसेंटली मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारे पास हैं, जो लेटेस्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर हैं, ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो हमारे ICCPS में था। ये बरकत साहब बैठे हुए जो इसको ऑपरेट करते थे कुछ अर्से पहले थे। और ज़्यादा फिर लेटेस्ट अप्रोच आ गई, दिस इज द लेटेस्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर। बिल्कुल जैसे एनालॉग सिस्टम के साथ ये लगा हुआ है, कंप्यूटर पे बैठ के आप काम करते हैं, ये इसका पूरा सिस्टम है। यह आयनाइजेशन चैम्बर है, फिर यहाँ पे एनालाइजर लगा हुआ है और फिर आगे डिटेक्टर लगा हुआ है, और सिस्टम पे बैठ के आप सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम सेव कर रहे हैं, लाइब्रेरी जनरेट कर रहे हैं। Similarly, this is the mass spectrometer. अच्छा जी, लेटेस्ट अप्रोच ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। लेटेस्ट अप्रोच क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की? मैंने शुरू से आपको बताया किस तरह से डिस्कवरी हुई, किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। तो देखते हैं ज़रा, एक फोकस करते हैं मास स्पेक्ट्रोम। ये बड़ी एक मर्ज की हुई एक डायग्राम है जिससे आपको पूरी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पता चलेगा। ये एक सारी जगह पे ये सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है, समराइज किया गया है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री को हम 3 तरह से देख सकते हैं। जो मास स्पेक्ट्रोमीटर डिफरेंट होते हैं, या तो आयनाइजेशन सोर्स की वजह से डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स जनरेट होती हैं। दूसरा, एनालाइजर के ज़रिए से डिफरेंट होते हैं, जिसमें डिफरेंट एनालाइजर्स इस्तेमाल होते हैं। तीसरा, हाइब्रिड टेक्निक्स, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ कोई और भी टेक्निक कंबाइन कर दी जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड टेक्निक्स या हाइफनेटेड टेक्निक्स कहलाती हैं। ठीक है, तो अब एक तो यह है कि आयनाइजेशन सोर्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स जनरेट हो जाएंगी। सबसे आसान टेक्निक है EI, इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन। तो EI, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्प्राइनाइजेशन भी कहते हैं। EI सिंपल टेक्निक है जिसके बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसी टेक्निक के बारे में, और पूरी डिटेल हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो EI है। उसके बाद FD, फील्ड डिसॉर्प्शन। अगर हमारा मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हो पा रहा, आयनाइज हो जाता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे मास स्पेक्ट्रम में, इसका मतलब या तो वो स्टेबल नहीं है, वो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है। तो क्या करें? कोई टेक्निक चेंज करें, आयनाइजेशन चैम्बर चेंज करें, तो FD हम इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आयनाइजेशन चैम्बर हमने चेंज कर लिया है और उसमें फील्ड डिसॉर्प्शन का मेथड इस्तेमाल हो रहा है आयनाइजेशन चैम्बर में, तो वो टेक्निक फील्ड डिसॉर्प्शन कहलाएगी। टेक्निक बदल जाती है आयनाइजेशन चैम्बर तब्दील होने से। मॉलिक्यूलर आयन पीक डिपेंड करती है आयनाइजेशन चैम्बर के ऊपर। अगर आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं मिल रही तो आप इन टेक्निक्स पे जाएंगे, यानी ये जो टेक्निक है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक कंफर्म नहीं हो रही तो टेक्निक चेंज करेंगे, आयनाइजेशन फेनोमेना चेंज करेंगे दूसरे लफ्जों में। तो फील्ड आयनाइजेशन, फिर फैब, फास्ट एटॉमिक बम्बार्डमेंट, फिर माल्डी, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन, ये भी एक है, इसको भी हम कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्प्राइनाइजेशन, ये भी है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए से अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर मॉलिक्यूलर पीक कंफर्म नहीं कर पा रहे, मॉलिक्यूलर पीक का मतलब है मॉलिक्यूलर मास कंफर्म करना, मॉलिक्यूलर मास कंफर्म नहीं हो रहा, तो यू विल चेंज द टेक्निक, और जो आपका कंपाउंड है उसके लिहाज से कौन सी टेक्निक सूट करती है। जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के हमें माल्डी इस्तेमाल करना है, पॉलीमर्स में ESI इस्तेमाल करना है, और मुख्तलिफ टेक्निक्स मुख्तलिफ कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास मॉलिक्यूलर आयन कंफर्म हो गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर आयन का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूलर मास कंफर्म हो गया तो अब आयनाइजेशन सोर्स तो वही रहने देंगे, एनालाइजर के ऊपर आ जाएंगे।
एनालाइजर चेंज करेंगे। जो सिंपल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे उसमें कोई भी आयनाइजेशन सोर्स लगी हो, उसमें लगा होता है सिंगल फोकसिंग एनालाइजर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये आपको मॉलिक्यूलर मास तो बता सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बता सकता। जब मॉलिक्यूलर मास कंफर्म हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ आएंगे, यानी एनालाइजर की तरफ आएंगे। अगर मॉलिक्यूलर मास कंफर्म नहीं है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ नहीं जा सकते, जब तक मॉलिक्यूलर मास कंफर्म नहीं हो जाता। तो हम टेक्निक चेंज करेंगे जी। ई से नहीं आ रहा तो एफ डी की तरफ चले जाएंगे, एफ डी से नहीं आ रहा तो एफ आई की तरफ चले जाएंगे, एफ आई से नहीं आ रहा, जैसे हमारे शुगर मॉइटी, जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड, उनके लिए सूटेबल फैब होता है। ई आई सूटेबल नहीं है, एफ डी और एफ आई सूटेबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलर मास कंफर्म हो रहा है, तो अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें सूटेबल एनालाइजर चाहिए होता है। तो डबल फोकसिंग में दो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, दूसरा ये कि जो आयनाइजेशन सोर्स अगर ई आई इस्तेमाल की, उससे मास आ गया, अब हम ई आई रखेंगे आयनाइजेशन सोर्स और एनालाइजर तब्दील करेंगे। अगर हमने एफ डी इस्तेमाल किया है, ई आई किया तो मास नहीं आया, एफ डी इस्तेमाल किया मास आ गया। तो अब जो इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं उसमें एफ डी वाला आयनाइजेशन सोर्स होगा, एनालाइजर हम चेंज करेंगे, यानी आयनाइजेशन सोर्स वही रहेगा जिससे मास आया है। मास आया है फैब से, तो फैब का आयनाइजेशन सोर्स ही इस्तेमाल करेंगे, एनालाइजर तब्दील करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ हम जाएंगे तो आयनाइजेशन चैम्बर वही रहेगा जिससे मास कंफर्म। ई आई से हुआ है तो ई आई वाला, एफ डी से हुआ है तो एफ डी वाला, एफ आई हुआ है तो एफ आई वाला, फैब से हुआ है तो फैब वाला, और एनालाइजर फिर तब्दील होगा। अब एनालाइजर भी जैसे मैंने बताया, प्रोटीन्स के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट इस्तेमाल होता है, आयन ट्रैप और साइक्लोट्रॉन इस्तेमाल होते हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए। ऐसे मॉलिक्यूल जो लो पोलर होते हैं उसके लिए क्वाड्रोपोल इस्तेमाल हो जाता है। पोलर मॉलिक्यूल के लिए डबल फोकसिंग इस्तेमाल होता है। सिंगल फोकसिंग से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मालूम किया जा सकता, वो जस्ट सिंपल मॉलिक्यूलर मास मालूम करने ही में इस्तेमाल होता है। तो एनालाइजर, तो दो बड़े पार्ट्स होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, एक आयनाइजेशन सोर्स, दूसरा एनालाइजर। इन दोनों पे, आयनाइजेशन सोर्स पे मॉलिक्यूलर मास डिपेंड कर रहा होता है और एनालाइजर पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है। तीसरी चीज आती है हाइब्रिड टेक्निक्स, यानी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हम डिफरेंट टेक्निक्स को कंबाइन करते हैं। जैसे जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी, तो जीसीएमएस बन जाता है। लो पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको आइसोलेट भी करना है, उनका मास भी मालूम करना है, जीसीएमएस इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी कॉमन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन द केमिकल इंडस्ट्री, इन द रिसर्च लैब। दूसरा है एलसीएमएस, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एलसीएमएस कहलाता है। आईसीपीएमएस, आईसीपीएमएस, ये आईसीपी क्या है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। मेटल्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसी का एक रिप्लेसमेंट है आईसीपीएमएस, यानी हम मेटल्स को क्वालिटेटिवली देखते हैं और क्वांटिटेटिवली देखते हैं। इट्स वेरी एडवांस अप्रोच, और मास स्पेक्ट्रोमीटर इसमें यूटिलाइज होता है आईसीपीएमएस। एमएसएमएस, एमएसएमएस, तो ये टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। इसके अंदर जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर, हम मास स्पेक्ट्रम करते हैं, फिर मास स्पेक्ट्रम में कोई भी एक पीक आती है उसकी फर्दर मास स्पेक्ट्रम करते हैं, यानी मास का फिर मास, फिर मास, इस तरह फर्दर मास करते चले जाते हैं। तो ये हाई फिनिटी टेक्निक, दिस इज द पिक्चर ऑफ जीसीएमएस, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये हाई फिनिटी टेक्निक्स कहलाती हैं, हाइब्रिड टेक्निक्स कहलाती हैं। हाई फिनिटी एलसीएमएस, ये एलसीएमएस, इसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो रही है। ये इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, आईसीपीएमएस, जिसके जरिए से हम, मैंने बताया, मेटल्स जिसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बड़ा स्पेसिफिक समझा जाता है, तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं आईसीपीएमएस, मेटल्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, और बहुत ज़्यादा इसमें
ऑथेंटिक रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर the molecular mass of a molecule is usually reported as the monoisotopic mass, that is the mass of the molecule containing only the most common isotope of each element. The intensity of the peak in mass spectrometry is proportional to the isotopic abundances in the molecular species. Carbon 12, H2, H1 can also be observed with molecular mass of 17, यानी 12, 14 और 3. ठीक है ना, ये 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 17 मास। क्या मतलब है इन सारी बातों का, क्या अंडरस्टैंड किया? जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है असल में ये मोनो आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मासेस को देखती है। ऐसा नहीं है कि जनाब मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक फॉर्मूला है, उसमें कार्बन लगा हुआ है 12 और हाइड्रोजन लगा हुआ है 1 वाला, मीथेन CH4। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। मास हो गया 16, तो 16 मास भी आएगा। फिर इसमें हाइड्रोजन क्या हो सकता है जी? ड्यूटेरियम भी हो सकता है। तो अब ड्यूटेरियम है तो मास क्या आएगा जी? 4 दूनी 8, 8 हो गए, तो 12 और 8 20 भी हो सकता है। फिर ट्राइटियम भी हो सकता है, यानी 3 वाला, 312 और 12 24। एक आइसोटोप भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम हो बाकी प्रोटियम हो, तो क्या हो जाएगा? 15, 2 हो तो 16, 3 हो तो 17 और चारों ड्यूटेरियम हो तो 18। तो हर मास आएगा, यानी इसका मास 12 और 4 16 से शुरू होगा। 17 वाला मास भी आपको मास स्पेक्ट्रम में मिलेगा, 18 वाला भी, 19 वाला भी, 20 वाला, 21, 22, 23, 24। इसी तरह कार्बन 12 की जगह 13 भी हो सकता है, तो 13 है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आप बना ले, तो 13 है और कार्बन सारे प्रोटियम है, तो क्या हो गया जी? 12, 4, 16, 17 वाला भी मिल सकता है। तो हर आइसोटोप का मास आएगा एक बार। तो हमें क्या चाहिए जी? मीथेन 12 और 4 16, ठीक है, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, कार्बन भी बढ़ाते जाएं 13 और हाइड्रोजन वाला भी बढ़ाते जाएं, तो सबके मासेस आएंगे। आइसोटोपिक मासेस ये डिटरमाइन करता है एक बार। लेकिन दूसरी बात क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ द पीक